दोस्तों ये बात किसी से छुपी नहीं है कि चाइना इंडिया को अपने स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स डॉक्ट्रिन के द्वारा घेर रहा है और भारत भी इसका जवाब दे रहा है। और अब इसी में चाइना को एक बड़ा झटका लगा है। कारण क्या है दोस्तों? अडानी ग्रुप आने वाले दिनों में इंडोनेशिया के सबांग पोर्ट में $1 बिलियन का निवेश करने वाले हैं। और इसके साथ स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के खिलाफ जो भारत की नेकलेस ऑफ डायमंड स्ट्रेटेजी है उसको एक नई बूस्ट मिलने वाली है। दोस्तों आज के इस वीडियो में इसी पर हम चर्चा करेंगे और बहुत ही ज्यादा डिटेल्ड में, बहुत ही वेल थॉट एनालिसिस के साथ ये वीडियो कवर करने वाले हैं। दोस्तों अगर हम देखें, चाइना की बात करें तो यहाँ पे दोस्तों आप जो देख रहे हैं दिस इज दी स्ट्रेट ऑफ मलक्का, जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कुछ इस जगह पे है। यहाँ पर आप इसको देखने मिलेगा आपको। अगर हम स्ट्रेट ऑफ मलक्का की बात करें तो यहां से चाइना का 80% ऑयल, 30% नेचुरल गैस पास होता है, यहीं से गुजरता है। बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, अगर हम चाइना की इकोनॉमी देखें जो कि मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी है, उसमें भी बहुत बड़ा रोल स्ट्रेट ऑफ मलक्का का है। चाइना जो सामान बनाता है वो अलग अलग इकोनॉमीज में एक्सपोर्ट करता है। वो सामान जो यूरोप जा रहा है, वो सामान जो मिडिल ईस्ट जा रहा है, वो सामान जो साउथ एशिया जा रहा है या इंडियन सब कॉन्टिनेंट जा रहा है, इन सब में अगर आप देखें तो वो सारा का सारा शिप इसी स्ट्रेट ऑफ मलक्का से गुजर के आया है। हो सकता है आप सभी ने जाने अनजाने चाइनीज सामान यूज किया हो सकता है आप इस वक्त भी चाइनीज फोन में ये वीडियो देख रहे हो। हाई एंड प्रोडक्ट्स, फिर वो फोन हो, लैपटॉप्स हो, मोबाइल या कुछ भी चीजें हो, या लो एंड प्रोडक्ट्स हो, जिसमें कि आप देखें तो वो दिवाली वाले दिया हो या फिर गणेश भगवान की प्रतिमाएं हो, वो सभी एक टाइम में मेड इन चाइना थी और इंडिया तक पहुंच रही थी। तो उसमें बहुत बड़ा रोल स्ट्रेट ऑफ मलक्का का था। यानी चाइना की इकोनॉमी को जो मजबूती देता है, उसकी एनर्जी नीड से लेकर उसकी एक्सपोर्ट तक, वो सभी स्ट्रेट ऑफ मलक्का से गुजरती हैं। वो सारा रॉ मटेरियल जो वो अफ्रीका से ला रहा है वो भी इसी स्ट्रेट ऑफ मलक्का से गुजरती है। यानी चाइना के लिए मलक्का को सिक्योर करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहां पर वो कमजोर है और इसी को कहते हैं मलक्का डिलेमा। अब इसी मलक्का डिलेमा को कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो इस पर मजबूती पाने के लिए वो क्या कर रहा है, अगर आप देखें तो आसपास में अपने आप को मजबूत कर रहा है कि मलक्का में उसको कोई चैलेंज ना कर दे। अगर उसको कोई वहां पे चैलेंज कर सकता है तो वो इंडिया है और इसीलिए वो इंडिया को पूर्ण रूप से घेर रहा है। पर यह समझने के पहले हमको देखना होगा चाइना ने ये सीखा कहां से। चाइना ने ये सीखा अमेरिका से। चाइना की अगर आप बात करें तो आप देख सकते हैं दोस्तों किस प्रकार से चाइना को अमेरिका ने बांध के रखा है। चाइना के चारों तरफ यूएस ने अपने नेवल बेसेस बनाए हैं, फिर वो साउथ कोरिया हो, जापान हो। यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों इसी प्रकार से ताइवान से लेके फिलीपींस से लेके ब्रुनाई तक हर जगह अमेरिकन बेसेस तैयार हैं जो चाइना को घेर रहे हैं। इनको दोस्तों हम कहते हैं फर्स्ट आइलैंड चेन। इस प्रकार से यहां पर पहला आर्क है जहां पर चाइना को घेरा गया है। वैसे ही एक सेकेंड चेन भी है यहाँ पे, जापान से शुरू होता है, यूएस का यहाँ पे आइलैंड है गुआम और नीचे पपुआ न्यू गिनी तक ये चलता है। तो इस प्रकार से चाइना को दो लाइन के द्वारा नेटवर्क ऑफ पोर्ट्स हैं, नेटवर्क ऑफ नेवल बेसेस हैं, जिसके द्वारा अमेरिका ने चाइना को बांधा है। अब कुछ वैसा ही चाइना भी इंडिया के साथ करता है, जिसको स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के नाम से जाना जाता है। देखिए दोस्तों, चाइना ने कभी नहीं कहा कि ये हमारी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स स्ट्रेटेजी है। ये अमेरिकन थिंक टैंक्स ने ये बात कही है, अपने जो पॉलिसी पेपर्स लिखा है उसमें उन्होंने इस टर्म का यूज किया है, जिसके अंतर्गत अगर आप देखें तो यहाँ पे ग्वादर पोर्ट है पाकिस्तान में। वैसे ही आप देखें तो मालदीव्स में भी आए दिन चाइना अपनी प्रेजेंस मजबूत कर रहा है। वैसे ही श्रीलंका में कोलंबो है, हम्बनटोटा है, ये सारे पोर्ट्स आपको देखने मिलते हैं। वैसे ही आप देखें तो म्यांमार में है क्योक्फ्यू जैसे कुछ पोर्ट्स भी हैं, वहां पे सिटवे के भी आसपास कहा जाता है। वहां पे म्यांमार डबल गेम खेलता है, जिसमें अगर आप देखें तो वहां पे चाइना भी मौजूद है और इंडिया भी कुछ काम कर रहा है सिटवे जैसे पोर्ट में। साथ ही साथ नीचे कोकोस आइलैंड है म्यांमार में, जहां पे पूर्ण रूप से चाइना के जो कि कंट्रोल में है, लिसनिंग स्टेशन बन के बैठा हुआ है। बांग्लादेश में चिटागोंग है, कंटेनर पोर्ट फैसिलिटी है। साथ साथ इन नेवीज को भी चाइना मजबूत कर रहा है। बांग्लादेश को सबमरीन्स वगैरह दिया है, म्यांमार को भी वैसे ही मजबूत करता है वहां की जो मिलिट्री जनता है। जिस प्रकार से आने वाले दिनों में वो इस प्रकार से इंडिया को कर्टेन कर रहा है, इंडिया को चारों तरफ से बॉक्स कर रहा है, कुछ वैसे ही जैसे अमेरिका ने चाइना को बॉक्स किया और उसकी नेवी आज भी ब्लू वाटर नेवी नहीं बन पा रही, लार्जली ग्रे वाटर नेवी है। अमेरिकन नेवी की तरह ब्लू वाटर नेवी नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं अमेरिका को चैलेंज करके उसको अपने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस को बढ़ाना होगा।
लेकिन यहां पर वो कुछ वैसा ही बॉक्सिंग स्ट्रेटेजी इंडिया के साथ करना चाह रहा है। पर इंडिया यहां पर लेकर के आया है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के सामने नेकलेस ऑफ डायमंड स्ट्रेटेजी, जिसके द्वारा ये जो नेटवर्क है, जैसा आपने यूएस में देखा फर्स्ट आइलैंड चेन है, फिर पीछे सेकंड आइलैंड चेन है, इंडिया कुछ वैसा ही सेकंड नेटवर्क बनाया है, जो कि आप अगर देखें तो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स को चारों तरफ से घेर रहा है, जिसके द्वारा ये सारे के सारे जो चाइना के नेवल बेसेस होने वाले हैं, ये सब के सब स्टैंड अलोन हो जाएंगे। यानी कि जो बाकी का नेटवर्क है, लॉजिस्टिकल सप्लाई चेन जो बना हुआ है, वो सब हमेशा के लिए टूट जाएगा, फ्रैगमेंट हो जाएगा, एंड ये सभी के सभी इंडिपेंडेंट तरह से काम कर पाएंगे। यानी कि जो नेटवर्क है, जो स्ट्रेंथ है नेटवर्क की, लॉजिस्टिक सप्लाई चेन की, वो हमेशा के लिए फ्रैगमेंट हो जाएगी, एंड दे विल बी इंडिपेंडेंट आइलैंड्स, यानी कि किसी काम के नहीं रहेंगे, बाकी दुनिया से कट हो जाएगा जब इंडिया चाहे तब, एंड दे विल बी सिटिंग डक्स, जब चाहे इंडिया उनको तबाह कर सकता है जरूरत पड़ने पे। और इसके लिए इंडिया क्या लेकर के आया है, देख सकते हैं डायमंड बना हुआ है और नेकलेस ऑफ डायमंड स्ट्रेटेजी, और इसमें बहुत बड़ा रोल अगर कोई प्ले कर रहे हैं तो वो है श्री गौतम अडानी जी। अब इनको कोई हीरो कहता है तो कोई विलेन कहता है, तो आइए जानते हैं गौतम अडानी जी जो कर रहे हैं, इज ही अ हीरो और अ विलेन, दैट इज अप टू यू। लेकिन पहले जानते हैं क्या कर रहे हैं। तो दोस्तों गौतम अडानी जी यहां पर अगर आप देखें तो इंडोनेशिया में सबांग पोर्ट में, जैसा आप न्यूज में देख सकते हैं, वहां पे करीबन $1 बिलियन इन्वेस्ट करने वाले हैं। सबांग पोर्ट कहां है दोस्तों, यहां पे आप अगर देखें तो ये जो आप चाइना का फ्लैग देख रहे हैं, ये सब स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के अंतर्गत इंडिया को घेरने के लिए यहां पे इन्वेस्टमेंट किया गया है, और उसी के चारों तरफ इंडिया अपना, आप अगर देखें तो नेकलेस ऑफ डायमंड बना रहा है, जिसमें यहां पे स्ट्रेट ऑफ मलक्का जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, जो चाइना की दुखती नस है, उसके ऊपर सबांग पोर्ट है, जिसमें गौतम अडानी जी आके $1 बिलियन इन्वेस्ट करने वाले हैं। सबांग पोर्ट कहां है दोस्तों, ये तो आपने देखा, जूम करके दिखाऊं तो यहां पे है सबांग पोर्ट, प्रॉपर मलक्का स्ट्रेट आप देख रहे हैं, उसके ठीक आप देखें तो ओपनिंग पर बैठा है। जो भी शिप मलक्का स्ट्रेट से गुजर रही है, सबांग पोर्ट से इजीली कंट्रोलेबल होगी। सबांग पोर्ट अंडमान निकोबार के ठीक नीचे है, तो इसकी और भी इंपॉर्टेंस आपको देखने मिलेगी। पर दोस्तों इससे पहले हम सबांग पोर्ट को समझें, हमको और एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जानना होगा। यहां पर दोस्तों आप अगर देखें तो बात होगी ट्रांसशिपमेंट पोर्ट्स की। अगर आप भारत की बात करें तो भारत में एक भी ट्रांसशिपमेंट पोर्ट नहीं है। क्या होता है ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, आइए आपको समझाता हूं। दोस्तों जितना बड़ा आपका जहाज होगा वो उतना ज्यादा सामान लेके जा पाएगा, ये तो जाहिर सी बात है, आप भी समझ रहे होंगे। अब अगर कोई बड़ा जहाज है, ज्यादा सामान लेके जा रहा है, तो उसको लगने के लिए पोर्ट भी गहरा चाहिए, क्योंकि जब आप शिप में सामान ला देंगे तो वजन के अनुसार कुछ दबेगा। जैसा आपने देखा होगा ट्रक वगैरह में सामान लाते हैं, ट्रक नीचे जाती है, वैसे ही पानी में ये भी नीचे जाएगा, क्योंकि इसका वजन बढ़ रहा है। जितना ये नीचे जाएगा उतना ही पानी के नीचे इसको मूव करने के लिए क्या चाहिए, स्पेस चाहिए, चाहिए ना पानी में। यानी कि इसी को क्या कहते हैं दोस्तों, इसको कहते हैं शिप का ड्रॉट। कितना गहरा है ये, पानी के नीचे कितना शिप का सामान तक जा पा रहा है, कितना नीचे जा रहा है, इसी को कहते हैं शिप का ड्रॉट। अब दोस्तों जाहिर सी बात है, शिप का जितना ज्यादा वजन होगा, शिप जितना बड़ा होगा, उतना गहरा उसका ड्रॉट होगा। यानी कि हर पोर्ट में वो भारी शिप नहीं लग सकती। वो भारी शिप को यदि कहीं लगना है तो उसके लिए स्पेशलाइज्ड गहरे पोर्ट चाहिए, उन्हीं पोर्ट्स को कहते हैं ट्रांसशिपमेंट पोर्ट। अब आप यहां पे पूछेंगे ट्रांसशिपमेंट पोर्ट की क्या आवश्यकता। दोस्तों ट्रांसशिपमेंट पोर्ट की आवश्यकता इसीलिए है, मान लीजिए मैं एक मैन्युफैक्चरर हूं, मान लीजिए मैंने 1 लाख यूनिट किसी सामान का बनाया, अब मुझे ये 1 लाख यूनिट इंडिया पहुंचाना है। मैं इसको बनाता हूं मान लीजिए चाइना में, और वो चाइना से या फिर जापान में बना रहा हूं मान लेते हैं, और वो 1 लाख यूनिट इंडिया पहुंचाना है सामान का। 1 लाख टीवी मान लेते हैं, 1 लाख वॉशिंग मशीन मान लेते हैं, वो 1 लाख वॉशिंग मशीन इंडिया पहुंच रहा है। अब जाहिर सी बात है इंडिया कहेगा भाई इतना बड़ा शिप तो हम नहीं ले पाएंगे, ऐसा करते हैं इन जहाज को तुम कोलंबो पहुंचा दो बड़े जहाज में, और फिर यहां से उस बड़े जहाज को हम 4 छोटे छोटे जहाज में तोड़ेंगे, 25,000 यूनिट मुंबई के नावा शेवा पोर्ट में जाके लग जाएगा।
तो इसको कहते हैं दोस्तों ब्रेक ऑफ बल्क, जब बड़े जहाज से सामान टूट के छोटे जहाज में जा रहा है। तो अब मुझे बताइए क्या सस्ता पड़ेगा, एक सिंगल जहाज डायरेक्टली मुंबई के नावा शेवा में लगता, या फिर कोलंबो में पहुंचता, कोलंबो में पैसा देता, ब्रेक ऑफ बल्क का सर्विस प्रोवाइड करता, वो काम करता, फिर छोटे जहाज में लदेगा, फिर सामान पहुंचेगा। तो इन सब में अगर आप देखें, एक तो पैसा भी ज्यादा लगता है, नंबर 2 खर्चा भी ज्यादा होता है। अब वैसे ही इंडिया का एम्बिशन है मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी बनने का, यानी कि इंडिया को अगर सामान दुनिया को एक्सपोर्ट करना है तो क्या बिना ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के क्या आप इफेक्टिवली कर पाएंगे? नहीं। आप क्या करेंगे, इंडिया में मैन्युफैक्चर होगा, छोटे छोटे जहाजों में लदेगा, जाके कोलंबो पहुंचेगा, फिर बड़े जहाज में जाके कुछ मिडल ईस्ट जाएगा, तो कुछ यूरोप जाएगा, तो कुछ साउथ ईस्ट एशिया जाएगा। क्या इस प्रकार से आप मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी कंट्रोल कर पाएंगे? नहीं, आपको चाहिए ट्रांसशिपमेंट पोर्ट। और इसीलिए इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में जो एक भी ट्रांसशिपमेंट पोर्ट नहीं है। इंडिया में सारा सामान जो कंटेनर का बड़े जहाजों में आता है वो सब पहले कोलंबो में जाता है, या फिर ओमान के सलाला पोर्ट में, या यूएई के दुबई के जिबेल अली पोर्ट में, या फिर सिंगापुर में, या फिर मलेशिया के क्लांग या फिर तांजुंग पोर्ट में। वहां से वो ब्रेक ऑफ बल्क होता है, छोटे जहाज में लगता है, फिर जाके भारत में जो कंटेनर पोर्ट्स हैं, फिर वो नावा शेवा हो गया या फिर मुंद्रा पोर्ट हो गया, उन सब में पहुंचता है। तो यानी कि दोस्तों जो बात हमें समझ आ रही है, इंडिया मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी में फुटप्रिंट तभी बना पाएगा जब हमारे पास ट्रांसशिपमेंट पोर्ट होगा। और इसी में अडानी पोर्ट सी और एक इन्वेस्टमेंट कर रही है, वो है केरला के इस इलाके में। यहां पे अगर आप देखें, दिस इज विजिनियम। अब अगर हम विजिनियम की बात करें, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा इसका अलग सा है, प्लीज कमेंट में मुझे बताइएगा क्या मैंने सही प्रोनाउंस किया है, बहुत प्रयास किया है सीखने का। विजिनियम पोर्ट की अगर हम बात करें तो ये भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट पोर्ट होने वाला है। जैसे ही विजिनियम पोर्ट बन जाएगा, आप समझ जाइए कोलंबो का धंधा ठप होने वाला है। इस पर फिर आएंगे। तो भारत का पहला विजिनियम ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है, अगले साल तक मिड ऑफ द नेक्स्ट ईयर ऑपरेशनल होने वाला है। गहरे गहरे जहाज यहां पर लग पाएंगे, ज्यादा सामान भारत पहुंच पाएगा, भारत से ज्यादा सामान लद के दुनिया भर जा पाएगा। यानी कि दोस्तों अब अगर हम देखें, ये जो सबांग पोर्ट है जो कि डायरेक्टली मलक्का स्ट्रेट पर मौजूद है, जहां से 40% ऑफ वर्ल्ड ट्रेड होता है, वहां पर सबांग पोर्ट के द्वारा इंडिया अपनी प्रेजेंस बना रहा है। एट द सेम टाइम ये कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा विजिनियम पोर्ट से, यानी कि जो मलक्का स्ट्रेट से जहाज गुजर रही है वो कहेगा सिंगापुर में मत लगो, सबांग पोर्ट में लगो, तुमको जो तेल चाहिए, लॉजिस्टिक्स चाहिए, खाना चाहिए सेलर्स के लिए, वो सब हम यहां पे प्रोवाइड कर रहे हैं। सिंगापुर जाने की जरूरत नहीं, मलेशिया के पोर्ट में जाने की जरूरत नहीं, सीधा तुम जाओ विजिनियम। कोलंबो में तो बिल्कुल भी मत लगना। और वो सीधा पहुंचेगा विजिनियम, वहां पर जाके वो इंडिया वहां पे सामान उतारेगा और फिर इंडिया पहुंचेगा, या फिर वहां से सामान लदेगा, इंडिया में जो बना विजिनियम में लदेगा और साउथ ईस्ट एशिया के लिए फर्दर जाएगा थ्रू दी सबांग पोर्ट। तो इस तरीके से इसकी कनेक्टिविटी विजिनियम से होगी, जो कि ईज करेगा फ्लो ऑफ वेसल्स। आप समझ पा रहे हैं, अब जब इंडिया का प्रेजेंस यहां पे आप देख पा रहे हैं सबांग में होगा, तो साउथ ईस्ट एशिया से जो सामान आ रहा है, ईस्ट एशिया से जो सामान आ रहा है, वो कनेक्ट हो रहा है थ्रू यहां पे विजिनियम पोर्ट से इंडिया से। और फर्दर यहां पे अडानी का और एक पोर्ट है हाइफा इजराइल में, अगर वो मटेरियलाइज हुआ आने वाले दिनों में इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर के थ्रू, तो आने वाले दिनों में ये 3 इकोनॉमीज जो इंटीग्रेट होने वाली हैं, फार ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, साउथ एशिया, मिडिल ईस्ट, वेस्ट एशिया, एंड यहां पे अगर आप देखें तो यूरोप, तो ये सब कुछ आपस में कनेक्ट हो रहे हैं और इसमें नेटवर्क ऑफ इंडियन पोर्ट्स का रोल होने वाला है। यहां पे सबांग है, यहां पे विजिनियम है और यहां पे हाइफा है। इसके द्वारा अब आप समझिए, और वैसे ही ग्रीस में भी है, ग्रीस में भी अडानी कह रहे हैं एक पोर्ट में मेजर इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, पेरेनियस पोर्ट। तो इसके द्वारा इंडियन ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के थ्रू और बाकी पोर्ट्स के थ्रू ये पूरा का पूरा रूट इंडिया कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में मेजर रोल इसमें प्ले करने वाला है। और इसके साथ अगर आप देखें तो अब आते हैं क्यों इसके खिलाफ इतने प्रोटेस्ट होते हैं, कौन है वो लोग, आइए इसको अब समझते हैं। तो अगर आप देखें दोस्तों, सबांग पोर्ट जब बन रहा है, सिर्फ ट्रेड नहीं, इंडियन नेवी के पर्सपेक्टिव से अब सोचते हैं, जियोपॉलिटिक्स के संदर्भ में सोचते हैं। अगर आप सबांग देखें तो यहां पे इंडियन नेवी जो कि अंडमान निकोबार में तेजी से अपने आप को मजबूत कर रही है, चाइना भी उससे चिंतित है, उस इंडियन नेवी को
सबांग पोर्ट में अगर आप देखें तो लॉजिस्टिक्स एंड रीसप्लाई नोड मिल रहा है, जिसके द्वारा वो ईस्टर्न इंडियन ओशन, मलक्का स्ट्रेट में सस्टेन्ड लॉन्ग टर्म के ऑपरेशंस को अंजाम दे पाएगी। वापस उनको रीसप्लाई के लिए सबांग पोर्ट में लगना है, मेंटेनेंस के लिए सबांग पोर्ट में लगना है, कुछ भी काम होगा सबांग पोर्ट में, लॉजिस्टिक्स भी मिल जाएगा, और इस तरीके से वो साउथ ईस्ट एशिया में प्रोलॉन्ग्ड ऑपरेशंस कर पाएगी। जो स्ट्रेट ऑफ मलक्का है वहां पे सिग्निफिकेंट प्रेजेंस बना पाएगी। किस नाम पे? हम तो जी एंटी पायरेसी ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं, जैसे चाइना कहता है, वो कहेगा, इंडियन नेवी कहेगी हम तो यहां बैठे हैं एंटी पायरेसी ऑपरेशन के लिए, कोई इतने इंपॉर्टेंट सी रूट में एंटी पायरेसी ना करे, इस मकसद से हम यहां बैठे हैं। तो इस तरीके से इंडियन नेवी इस इलाके में बहुत मजबूत हो जाएगी। इतना ही नहीं, अंडमान निकोबार की बात करें तो वहां पे इंडियन नेवी तेजी से मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है। और इसके साथ चाइना खुद, कई ऐसे रिपोर्ट्स आ चुके हैं कि वो वरीड है कि सबांग पोर्ट में अगर इंडिया ने फुटहोल्ड पा लिया तो आने वाले दिनों में चाइना के लिए दिस विल बी दी डेथ नेल। इतना ही नहीं, अब देखिए जरा चाइना के खिलाफ क्या क्या एक्शन होने वाला है। यहां पे देख रहे हैं सबांग पोर्ट आने वाला है, इसके साथ अगर आप देखें यहाँ पे अंडमान निकोबार आइलैंड्स हैं, तो इसके साथ यहां पर इंडियन नेवी इतनी मजबूत हो जाएगी कि आने वाले दिनों में जब आप देखेंगे कि किस प्रकार से यहां पे जो चाइना का ये सारे पोर्ट्स हैं, ये सब के सब, इनको जो रीसप्लाई होना है वो सब नहीं हो पाएगा। दे विल बी स्टैंड अलोन नेवल बेसेस, जो किसी काम के नहीं रहेंगे। उनको एम्यूनिशन चाहिए, उनको कंटिन्यूअस मेंटेनेंस चाहिए, वो सब करने के लिए उनको स्ट्रेट ऑफ मलक्का पे मजबूती चाहिए, जहां से इनलैंड बेसिस से चाइना उनको रीसप्लाई कर सके। लेकिन उसके बिना वो सब सिटिंग डक्स हो जाएंगे। यहां पर दोस्तों, यहां पे आपको यह भी कहना चाहूंगा, आने वाले दिनों में यहां पे जो म्यांमार में और जो चिटागोंग में जो पोर्ट्स बन रहे हैं, कहा जा रहा है स्पेशली म्यांमार के पोर्ट को एक लैंड कनेक्टिविटी मिलने वाली है, तो दैट विल बी लिटिल चैलेंजिंग। इसके सिवा कल को अगर क्रा कैनाल बन जाता है तो अगेन इंडिया को अपने इस वक्त जो डायमंड नेकलेस स्ट्रेटेजी है उसमें और कुछ एडिशंस करने पड़ेंगे। लेकिन एज ऑफ नाउ स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स में इंडिया वन अप पाता हुआ दिख रहा है। बात सिर्फ इतनी नहीं है, बात इस कोलंबो पोर्ट की भी है। कोलंबो पोर्ट की अगर हम बात करें तो वो क्या है? ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है। क्या श्रीलंका की इकोनॉमी को ट्रांसशिपमेंट पोर्ट की आवश्यकता है? कतई नहीं। वो ट्रांसशिपमेंट पोर्ट किसको अगर आप देखें तो कैटर करता है इंडियन इकोनॉमी को। तो अब मुझे बताइए, जब भारत में विजनियम पोर्ट बन जाएगा तो चाइना के द्वारा फंडेड जो कोलंबो पोर्ट है, क्या वो किसी काम का रहेगा? बिल्कुल भी नहीं। वो भी अगर आप देखें तो एक फेल्ड इन्वेस्टमेंट चाइना का होने वाला है। वैसे ही यहां पे इजराइल में अगर आप देखें तो हाइफा पोर्ट आ रहा है और ग्रीस में पेरेनियस पोर्ट आ रहा है, जिसमें भी हो सकता है अडानी पोर्ट्स मेजर रोल प्ले करेगी। तो अब मुझे बताइए, जो BRI इनिशिएटिव है उसके भी सामने कौन खड़ा होता हुआ दिख रहा है? अडानी पोर्ट्स। विजनियम पोर्ट और उसके साथ चाइना का जो इन्वेस्टमेंट है कोलंबो पोर्ट, इसके सामने कौन खड़ा होता हुआ दिख रहा है? अडानी पोर्ट्स। यहां पे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के सामने सबांग पोर्ट में कौन खड़ा होता हुआ दिख रहा है? अडानी पोर्ट्स। जाहिर सी बात है, यहां पे उनका भी अपना बिजनेस इंटरेस्ट है, बट दिस इज व्हाट कैपिटलिज्म इज ऑल अबाउट। आप दोनों विन विन होना चाहिए सिचुएशन। भारत भी आगे बढ़े, इंडियन कंपनीज भी आगे बढ़े, ग्लोबल फुटप्रिंट बने इंडियन कंपनीज की। यही तो है आज की दुनिया, यही तो है कैपिटलिज्म। लेकिन इकोनॉमिक सर्वे ने एक बात कही थी कि भारत में 90s तक, प्री LPG एरा तक क्रोनी कैपिटलिज्म का जमाना था, लाइसेंस राज था। जो बाबू लोग को खुश करता था उन्हीं को क्या मिलता था? लाइसेंस मिलता था। जो ऊपर तक पहुंच रखता था, मंत्री जी के सामने जी हुजूरी करता था, उसी को लाइसेंस मिलता था। वही स्कूटर बनाता था, वही आप अगर देखें तो कपड़ा तक बनाता था। लेकिन फिर क्या हुआ? वो क्रोनी कैपिटलिज्म का जमाना खत्म हुआ। लेकिन आज जो जमाना है वो स्टिग्मेटाइज कैपिटलिज्म का है, जहां पे लोग गाली देते हैं कैपिटलिस्ट होने पे। आप अगर भले अच्छा काम कर रहे हो लेकिन आपको गाली दिया जाता है, अरे वो तो हमरा ही पैसा लेके ये सब बना रहा है। अरे तुम्हारा पैसा थोड़ी लिया है, वो तो पैसा बना रहा है। मनी मेकिंग मशीन्स हैं जिसके द्वारा इंडियन इकोनॉमी ग्रो करती है, लेकिन उसको गाली दी जाती है। तो अब जहां से सवाल शुरू हुआ था इस वीडियो के शुरुआत में, अडानी हीरो है या विलन, आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। हमारा चैनल भारत संवाद है, इसको जरूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ अवश्य शेयर करें।